Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well and following my lectures. First year physics chapter number 4 work and energy students. आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे by solving its numerical problems. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है numerical problems of chapter number 4 that is work and energy. आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं वो प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी. प्रॉब्लम नंबर 4.1 है. A man pushes a lawn mower with a 40 Newton force directed at an angle of 20 degrees downward from the horizontal. Find the work done by the man as he cuts a strip of grass 20 meter long. अब जो प्रॉब्लम है उसमें डाटा जो आपको गिवन है वो है जी, आपको फोर्स प्रोवाइडेड है 40 न्यूटन की, थीटा आपको प्रोवाइडेड है 20 डिग्रीज और स्ट्रिप की जो लेंथ है वो 20 मीटर प्रोवाइडेड है आपको. और आपने क्या कैलकुलेट करना है? वर्क. अच्छा, वर्क कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है आप W इज इक्वल टू एफ डॉट डी फार्मूला यूज़ करेंगे और अगर आप डॉट को ख़त्म करें तो एफ डी कॉज ऑफ थीटा बन जाएगा. अब इन तीनों चीज़ों की वैल्यू आपको मालूम है. फोर्स की वैल्यू 40, डिस्टेंस या लेंथ की वैल्यू 20 मीटर, थीटा है जी 20 डिग्रीज. तो पहले कॉस 20 डिग्री कैलकुलेट करें, जो आंसर है उसको 20 और 40 से मल्टीप्लाई करें. आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर. अब जो वर्क है इसका यूनिट है जाउल जो कि न्यूटन मीटर के इक्वल है. सो आप न्यूटन मीटर को जाउल के इक्वल पुट कर सकते हैं. सो W इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻² जाउल है जो आपका वर्क आ जाएगा. ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर 4.1. अब नेक्स्ट है आपकी प्रॉब्लम नंबर 4.2. प्रॉब्लम नंबर 4.2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं. अ रेन ड्रॉप, मैस रेन ड्रॉप का है 3.35 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम, falls vertically at a constant speed under the influence of the forces of gravity and friction. एक रेन ड्रॉप है जो कि वर्टिकली फॉल हो रहा है डाउनवर्ड. इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स भी लगेगी और फ्रिक्शनल फोर्सेस भी एक्ट करेंगी ड्यू टू एयर. इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर हाउ मच वर्क इज़ डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन. अब स्टूडेंट्स, आपने इस ड्रॉपलेट के नीचे गिरने के दौरान इस ड्रॉपलेट के ऊपर ग्रेविटी ने कितना वर्क किया और फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, दोनों की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे. तो पहले आप गिवन डाटा लिखें. मैस ऑफ ड्रॉप जो कि है 3.35 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम और हाइट है जी ड्रॉप की जिस साइड से ये गिर रहा है वो है 100 मीटर. अच्छा, अब दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. स्टूडेंट्स, वर्क का जो फार्मूला है वो आपको पता है. W किसके वर्क किसके इक्वल होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है जी हाइट और अगर ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा है तो फोर्स कौन सी होगी? उसका अपना ही वेट. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए जो फोर्स होगी वो होगी उसका वेट और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगी हाइट. तो W इज इक्वल टू वेट डॉट हाइट, WH कॉज ऑफ थीटा, डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म किया तो साथ आ जाएगा कॉज थीटा. अब स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्ट है या ड्रॉपलेट जो है वो डाउनवर्ड फॉल हो रहा है और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. तो जब सेम डायरेक्शन में दो चीज़ें एक्ट करें तो उनके बीच में एंगल बनता है 0 डिग्रीज. सिंस वेट एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन दी सेम डायरेक्शन therefore angle between them is 0 degrees. So cos 0 डिग्री 1 के इक्वल है तो ये वाला फैक्टर 1 होके ख़त्म हो गया. आपके पास वर्क रह जाएगा WH के इक्वल. अब W स्टूडेंट आप जानते हैं कि W क्या होता है? वेट किसी भी चीज़ का वो mg के इक्वल होगा. तो W की जगह mg पुट करें साथ में h. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो आप लिखेंगे W इज इक्वल टू मैस की वैल्यू पुट करें, G की वैल्यू पुट करें और H की वैल्यू पुट करें तो आपके पास वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया 0.0328 जाउल. अब आपने सेकंड स्टेप में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है. आपने पढ़ा था वर्क डन बाय फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? FH के. F यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है और H है हाइट. अब जब कोई ड्रॉपलेट डाउनवर्ड
गिर रहा होगा तो सिंस फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड गिर रहा होगा तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड कवर हो रहा है और फ्रिक्शन अपवर्ड उसको ले जाने की कोशिश कर रही है। दैट मीन्स कि फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। देयरफॉर एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्रीज, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्रीज। As the drop is falling at a constant speed, the magnitude of force of friction equal to the weight of the drop. अब कांस्टेंट स्पीड के साथ जब कोई भी ड्रॉपलेट गिर रहा होगा तो उसका वेट और उसके ऊपर एक्ट होने वाली फ्रिक्शन इक्वल होंगी। सो फ्रिक्शनल फोर्स ये 1 cos 180 डिग्री जो है -1 के इक्वल है। यहाँ cos 180 की जगह आप -1 पुट करें तो इक्वल हो जाएगा -FH के। अब फ्रिक्शनल फोर्स चूँकि वेट के इक्वल है तो F की जगह आप पुट करेंगे mg और साथ में H एज इट इज़ आ जाएगा। अब जब आपने वैल्यूज सारी पुट की तो आंसर वही आएगा जो अबव वाले केस में आया था बट विद नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब है ग्रेविटी यहाँ पे पॉजिटिव वर्क कर रही है और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे उतनी ही अमाउंट में नेगेटिव वर्क कर रही है। तो ड्रॉपलेट जो है इन दोनों फोर्सेस के अंडर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ डाउनवर्ड फॉल हो रहा होगा। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 4.2। नेक्स्ट है जी अब आपकी प्रॉब्लम नंबर 4.3। 10 bricks each 6 centimeter thick and mass 1.5 kilogram lie flat on a table. How much work is required to stack them one on the top of an other? कहते हैं कि आपके पास अगर 10 ईंटें हैं, हर एक का मैस, हर एक की जो हाइट है या थिकनेस है वो है 6 सेंटीमीटर और मैस है 1.5 किलोग्राम, एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। आपने 10 की 10 ईंटों को ऐसे रखना है कि एक दूसरे के ऊपर आपने रखना है, तो इस सारे प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा। सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे। मैस ऑफ ईच ब्रिक जो कि है 1.5 किलोग्राम, हाइट ऑफ ईच ब्रिक जो कि है 6 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है जी 10। अब आपने टू डिटरमिन में पढ़ें, कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय प्लेसिंग देम वन ऑन द टॉप ऑफ एन अदर, यानी W आपने कैलकुलेट करना है। तो इसके सॉल्यूशन को आप किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स, ये साइड पे एक पिक्चर बनाई हुई है मैंने खुद। आप देखें फर्स्ट वाली जो ब्रिक है उसको जब आपने रखना है तो उस वक़्त आपने उसको फर्स्ट वाली ब्रिक को जब प्लेस करना है तो 0 हाइट के ऊपर प्लेस करना है। इसका मतलब है उसका अर्थ से डिस्टेंस क्या होगा 0। तो इसका मतलब है पहली वाली ब्रिक का अगर इसको रखने में 0 डिस्टेंस कवर हुआ है तो दैट मीन्स नो वर्क, क्योंकि वर्क में जब आप फोर्स लगाएं और कुछ डिस्टेंस भी कवर हो तब वर्क होगा। तो इसका मतलब पहली ईंट रखने में तो कोई वर्क हुआ ही नहीं। सेकंड वाली ईंट को रखा तो हाइट होगी 1h, थर्ड वाली को रखा तो 2h, इसी तरह अप टू 10th जब ब्रिक आपने रखनी है तो हाइट होगी 9h। इन सारी ईंटों को रखने में अगर आपने वर्क कैलकुलेट करना है तो आप किस तरह करेंगे। ये आपकी बुक वाला प्रॉब्लम है, ये मैंने एक इसको खुद अपने तरीके से सॉल्व किया है। पहली ईंट को रखने में वर्क हुआ 0, दूसरी ईंट के लिए mgh, तीसरी ईंट के लिए 2 mgh, चौथी ब्रिक के लिए 3 mgh, इस तरह 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9th और 10th ब्रिक के लिए वर्क जो होगा वो होगा 9 mgh। अच्छा, अब इन सब के अंदर mgh जो है कॉमन है, mgh को कॉमन लेके बाकी सारे नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो वो बनेंगे 45, यानी कि 45 mgh। 45 मल्टीप्लाई मैस ऑफ ब्रिक 1.5, g 9.8, हाइट जो है 0.06 मीटर, 6 सेंटीमीटर थी तो उसकी थिकनेस जो है वो हो जाएगी 0.06। थिकनेस को ही आपने हाइट काउंट करना है यहाँ पे। जब आपने इस पूरे को कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर आया 39.6 न्यूटन मीटर। अब 39.69 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 40 जाउल, यानी कि 10 ईंटों को जो आपको केस प्रोवाइडेड है, इन 10 ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखने में 40 जाउल ऑफ वर्क जो है वो परफॉर्म हुआ। तो ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर 4.3। प्रॉब्लम नंबर 4.4। A car of mass 800 kg traveling at 50 km per hour is brought to rest in 60 meters. Find the average retarding force on the car. What has happened to original kinetic energy?
एक कार जिसका मास है जी 800 किलोग्राम, इनिशियली उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। स्टैंडर्ड जो आपने स्पीड का यूनिट लेना है मीटर पर सेकंड लेना है, तो इस किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। यानी किलो को आप ख़त्म करने के लिए इसकी जगह आप 1000 लगा दें, और पर आवर जो है यानी कि इस 50 इंटू 1000 को आपने एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 3600, एक घंटे में 3600 सेकंड्स होंगे। तो आपने इसको 3600 पे डिवाइड करना है। आपके पास आंसर आया 15 मीटर पर सेकंड। तो ये है जी कार की इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड। अब कार को आपने रेस्ट पे ले आए हैं, तो 60 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद दैट मीन्स के फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी, और डिस्टेंस जो कवर हुआ वो कितना है 60 मीटर्स। कैलकुलेट कर आपने करना है व्हाट हैज़ हैपन टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। एक तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है और ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है आपने। अच्छा जी, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको एक्सेलरेशन, क्योंकि आपने न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ करना है, F इज़ इक्वल टू ma, तो उसके लिए मैथ्स भी चाहिए और एक्सेलरेशन भी। मैथ्स तो आपके पास है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसके लिए आप इक्वेशन नंबर 3 थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ 2as इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। जब आप इस तरह ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ a इस साइड पर रहने दें, दैट इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर ओवर 2s। अब फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकंड। वो वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट करें और आंसर आपके पास आ जाएगा -1.875। अब क्योंकि गाड़ी जो है वो स्टॉप हो रही है, इसकी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होगा, इसलिए एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एक्सेलरेशन इज़ रिटार्डिंग। रिटार्डिंग का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है। अच्छा, अब आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। नाउ एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज़ इक्वल टू ma। तो मैस की वैल्यू पुट करें, साथ में मल्टीप्लाई करें एक्सेलरेशन को, तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स आ गई आपके पास -1500 न्यूटन। अच्छा, सेकंड इनका हमारे से सवाल था व्हाट हैज़ हैपन टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से हो गई, क्योंकि बॉडी की जो स्पीड है वो कम हो रही है, तो दैट मीन्स के एवरेज जो है काइनेटिक एनर्जी, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, वो भी डिक्रीज़ हो रही होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, तो बी का आप आंसर लिखेंगे, एज द वेलोसिटी ऑफ कार इज़ डिक्रीजिंग देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी इज़ डिक्रीजिंग, अल्टीमेटली इट बिकम्स ज़ीरो व्हेन द कार बिकम्स एट रेस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है और अल्टीमेटली ये ज़ीरो हो जाएगी जब कार रेस्ट पे आ जाएगी। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 4.4। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपकी प्रॉब्लम नंबर 4.5। बहुत ईजी प्रॉब्लम है। 1000 किलोग्राम automobile at the top of an incline 10 meter high and 100 meter long released and rolls down the hill. What is its speed at the bottom of the uh, hill if the average retarding force due to friction is 480 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स आपके पास मास ऑफ ऑटोमोबाइल है जी 1000 किलोग्राम, हाइट 10 मीटर, डिस्टेंस या लेंथ ऑफ इंक्लाइन है 100 मीटर, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 480 न्यूटन है। आपने बॉटम पे जब पहुंच जाएगी ऑटोमोबाइल, उस वक्त इसकी कितनी स्पीड होगी ये आपने कैलकुलेट करना है। अब स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है, जब भी कोई चीज़ किसी हाइट से गिरेगी नीचे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो आप वो फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ ये इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी है और ये डिक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी है। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस टॉपिक में करवाया हुआ फार्मूला। तो इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 mv स्क्वायर यूज़ करें, और डिक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh माइनस fs, ये फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क हुआ उसको काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस किया है आपने। अच्छा, 1/2 m इज़ दी मास ऑफ ऑटोमोबाइल। वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। दूसरी साइड पे आए, राइट हैंड साइड पे,
m mass, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h हाइट, माइनस f जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपको प्रोवाइडेड है 480 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि डिस्टेंस है। आपने इस सारे को कैलकुलेट किया और इस साइड पे आपने इसको जब 2 पे डिवाइड किया 1000 को तो 500 आएगा। इस ये वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस साइड पे लाके जब आपने डिवाइड करके पूरा सॉल्व किया तो एंड पे v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, यानी दोनों तरफ अंडर रूट करें तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में एट द एंड ऑफ इंक्लाइन कार की जो ऑटोमोबाइल की जो वेलोसिटी वो है 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 4.6। 100 meter cube of water is pumped from a reservoir into a tank 10 meter higher reservoir in 20 minutes. Find the increase in potential energy, the power delivered by the pump. एक पंप जो है वो 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर को एक रेजरवायर पे पंप करता है 10 मीटर हायर है रेजरवायर अर्थ के लेवल से 20 मिनट्स में, यानी आपको वॉल्यूम दिया गया है वाटर का 100 मीटर क्यूब, आपको हाइट दी गई है रिजर्वायर की 10 मीटर, आपको टाइम दिया गया है 20 मिनट। 20 मिनट को आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करके आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है और पावर फाइंड आउट करनी है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए मैस कितना था। मैस आपको नहीं गिवन, वॉल्यूम आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे, आपको डेंसिटी ऑफ वाटर तो ऑल टाइम याद होनी चाहिए कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, वेयर डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि अगर प्रॉब्लम में प्रोवाइडेड नहीं है तो आपको पता हो कि वाटर की डेंसिटी 1000 है। अच्छा, अब ये वाला फार्मूला जो है ये रॉन्ग है, इसके आगे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। डेंसिटी जो है मैस ओवर वॉल्यूम के इक्वल है। यहाँ से अगर आपने मैस निकालना है तो मैस निकालने के लिए डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि यहाँ नेक्स्ट स्टेप है। मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब डेंसिटी की वैल्यू आपको पता है 1000 है और वॉल्यूम 100 दिया हुआ है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वाटर का जो मैस इस वक्त रिजर्वायर तक पहुँचाया जा रहा है वो आ गया 1 × 10⁵ किलोग्राम। सो वर्क डन किसके इक्वल होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अब वाटर को किसी एक सर्टन हाइट पे पहुंचाया जा रहा है, तो हाइट मतलब उसकी हाइट बढ़ रही है तो उसकी पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होगी। मैस आप निकाल चुके हैं, जी की वैल्यू पता है आपको, हाइट पता है, सारी वैल्यूज़ पुट करके आपने इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, जो कि है 9.8 × 10⁶ जाउल। अब यही जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर के अंदर इस जो है वो स्टोर हो रही है, यानी इसके ऊपर इतना ही वर्क हुआ था, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्क के ही इक्वल होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आपने पावर कैलकुलेट करनी है, पावर का फॉर्मूला है वर्क ओवर टाइम, तो वर्क में आप यही पोटेंशियल एनर्जी जो है पुट करेंगे इसकी वैल्यू, क्योंकि W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो आपने यहाँ उसकी वैल्यू पुट की, टाइम जो है 20 × 60, ये सेकंड में आपने मिनट्स को कन्वर्ट किया था, तो ये वैल्यू आ गई। जब आपने इस पूरे को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 8.2 × 10⁻³ जाउल पर सेकेंड, या फिर इस 10⁻³ की जगह आप किलो लगा सकते हैं और जाउल पर सेकेंड वाट के इक्वल होगा। सो पावर इज इक्वल टू 8.2 किलो वाट। तो ये है यहाँ पे पावर का आंसर 8.2 किलो वाट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स आपकी, अ फोर्स of 400 Newton is required to overcome road friction and air resistance in propelling an automobile at 80 km/h. What power must the engine develop? अब आपको फोर्स जो है वो प्रोवाइडेड है 400 न्यूटन की, वेलोसिटी जो है 80 km/h है, आपने पावर निकालनी है किलोवाट में। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, पहले आपने क्या करना है, ऑटोमोबाइल की वेलोसिटी को km/h से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 × 60 यानी 3600 पे आपने डिवाइड किया, तो वेलोसिटी आपके पास आ गई 22.2 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स आपने पावर निकालनी है। पावर के आपने 2-3 फार्मूलाज पढ़े हैं। पावर जो है वो W/टाइम के इक्वल भी होती है
और ये एफ डॉट वी के इक्वल भी होगी। अच्छा, तो हमारे पास चूँकि फोर्स है और वेलोसिटी है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल टू एफ डॉट बी इज इक्वल टू एफ बिकॉज ऑफ थीटा। Force and velocity are along the same direction, therefore angle between them will be 0. फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 होगा, cos 0 डिग्री होता है 1। सो एफ वी कॉज ऑफ 0 डिग्री, एफ वी और cos 0 की जगह 1 पुट किया तो ये पावर एफ वी के इक्वल आ जाएगी। तो आप फोर्स की वैल्यू पुट करें, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें और पावर कैलकुलेट कर ली आपने, P इज इक्वल टू 8.9 किलो वाट। तो ये आपकी पावर आ गई किलो वाट्स में, जो कि उनकी डिमांड थी कि आपने पावर किलो वाट में कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट आपका लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, प्रॉब्लम नंबर 4.8। हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास है जी 9.8 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से स्टार्ट किया मूव करवाना, तो 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी आपको बता दी गई कि ये वैल्यू होनी चाहिए और डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को आपने मीटर पे में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज़ करना होगा। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। वर्क है जी एफ क्रॉस डी या एफ डॉट डी के इक्वल, एफ मल्टीप्लाई बाई डी दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv/² माइनस 1/2 mvi²। यहाँ पे एफ डॉट डी, आप एफ मल्टीप्लाई डी ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 1/2 m कॉमन ले लें दोनों में से और 1/2 भी कॉमन ले लें, अंदर बचा v(f²) माइनस vi²। अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस आपको पता है 5 इंटू 10⁻⁻2 है, 1/2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दें, मल्टीप्लाई बाय, अब अंदर जो है फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता है उसका स्क्वायर करना है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उसको वैसे उस फैक्टर को आप ख़त्म कर दें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसका स्क्वायर करें, इससे मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड करें, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को ऊपर रखें और 5 इंटू 10⁻⁻2 को नीचे ले जाकर डिवाइड करें। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.6 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये न्यूटन के इक्वल होता है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट आपने लिखना है एंड पे न्यूटन। सो 3.6 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन फोर्स जो है वो रिक्वायर होगी एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से, जो वेलोसिटी की वैल्यू दी गई उस वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करवाने के लिए। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 4.8। स्टूडेंट्स, आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके इतने ही प्रॉब्लम्स आपके इस चैप्टर के हैं। प्रॉब्लम नंबर 4.9 और 4.10 जो है वो इंक्लूड नहीं है आपके सिलेबस में। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, इनकी प्रैक्टिस करें और जिस चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।